नमस्कार साथियों, परीक्षा एंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केबीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अभी जो आपका पेपर नजदीक आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, केबीएस का जो प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे प्रश्न आए हुए हैं हम उसको एक एक करके देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, आपको उसको एनालिसिस कर रहे हैं। आपके ऐसे ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बनेंगे और मिलेंगे साथियों, क्योंकि अभी केबीएस की जो परीक्षा है आपकी वो नजदीक आ गई है। तो इसी क्रम में आप लोग क्या करें, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाते रहिए और लगे रहिए एकदम साथियों, क्योंकि अभी क्या है कि अब परीक्षा की तिथि क्या 21 से 28 फरवरी होनी है आपकी, तो वो भी क्या है नजदीक है साथियों। इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट जो कलेक्शन करके हुए प्रश्न आए हुए, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लाया हुआ है मेरे द्वारा। तो साथियों चलिए हम लोग लगे रहिए और देखते रहिए। तो उसको पहले एक मोटिवेशन ऊर्जा देख लेते हैं, ऊर्जा के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते फिर से। आज क्या लिखा है साथियों, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों एकदम लगे रहिए और क्या करना है, हमको अपनी सफलता पर एकदम क्या करना है, फोकस करना है। चलिए इसी क्रम में क्या होता है हम देखेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा, ठीक है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, हमारा क्या पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था, प्रकृतिवादी था वह कौन था। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था वह कौन था साथियों। ऑप्शन ए दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया श्री अरविंद, ऑप्शन डी दिया जय कृष्णा मूर्ति। तो इसमें से कौन थे साथियों, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रगतिवादी था वह कौन था आपका। क्या स्वामी विवेकानंद थे, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, क्या श्री अरविंद थे, कि जय कृष्ण मूर्ति। तो इसमें क्या होता है, आपके जो आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री अगर माने तो साथियों सबसे ज्यादा इन्होंने क्या प्रकृतिवाद, प्रकृति को माना है, ये आपकी कौन थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने क्या कहा, बच्चे को अगर प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या करता है, अपने आप उसको क्या होती है, वो अच्छे से उस चीज को सीखेगा और उसका मस्तिष्क भी एक प्रकार से क्या रहेगा, अच्छे से कार्य करेगा, स्वस्थ भी रहेगा। तो इसमें किसने बात की, आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो प्रकृतिवादी था वह कौन था, तो आपके कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। एक बच्चा तर्क करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिकता की अवस्था जो होती है उसके किस अंतर्गत, जिसे उन्होंने तीन अवस्था है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, प्रत्येक अवस्था में इन्होंने दो दो चरण बताए हैं। तो उसमें से देख लेते हैं कौन सा इस कथन जो दिया है इसके संदर्भ में तर्क जो प्रस्तुत कर रहा है इसमें कौन सा सही होगा। क्या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण होगा, क्या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण होगा, क्या अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण होगा, या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण होगा। तो एक बच्चा क्या करता है साथियों, तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए वह करूंगा। बच्चे कोहलबर्ग नैतिक तर्क की बात क्या करता है, क्या दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, यह आपके लिए करे, आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। तो इसमें दंड की कोई बात ही नहीं है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की भी बात नहीं कि भाई दोनों अच्छा लड़का है यार, सामाजिक अनुबंध, बल्कि क्या कर रहा है उनके अंदर सहायक सहयोग की भावना, जो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है इसकी भावना उनके अंदर क्या होती है, जागृत होती है। और बच्चे क्या कहते हैं, ये कार्य आप मेरे लिए करें, मैं भी आपके लिए ऐसा कार्य करूंगा। इसमें क्या होते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा जो दिया है इस क्रम में वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा साथियों। ऑप्शन ए दिया मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। बी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल खेलता है। सी दिया है सहस्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। और डी दिया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निर्माणात्मक तर्क विचार करता है। तो कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा आपका क्या होगा, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, समपू और ट्रिक होती है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक। ये जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को उन्होंने क्या किया, चार अपनी जो अवस्था दी उनको चार वर्गों में इन्होंने बांटा है। तो साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगनात्मक तर्कड़ा उसके अंतर्गत नहीं आती है, ये तो ऐसे भी गलत हो गया आपका। फिर सहस्वावस्था तर्क, सहस्वावस्था में तर्क और अनुप्रयोग कहाँ वो कर लेता है, इसका अभाव पाया जाता है, ये भी गलत है। फिर औपचारिक अवस्था में अनुकरण, औपचारिक अनुकरण क्या होता है, पहली अवस्था जो होती है हमारी
जिसमें संवेदीगामक अवस्था उसमें होती है, और औपचारिक की क्या होता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो ये सब चीजें ये भी गलत है। इसमें देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होती है, 0 से 2 से 7, 7 से 11 वर्ष चलती है। कितनी चलती है? 7 से 11 वर्ष तक ये अवस्था इनकी चलती है, 7 से 11 वर्ष तक। तो इसमें साधारण एवं वर्गीकरण करने, इसमें क्या होता है, लंबाई, माप, द्रव्यमान, संरक्षण आदि चीजें में क्या होता है, वो उसको क्या भेद स्पष्ट करने लगता है। तो साधारण एवं वर्गीकरण करने का योग किसमें आता है, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या है? प्ले के संज्ञानात्मक रूप क्या है? खेल, अर्थात प्ले मतलब क्या होता है, खेल। यहां पर हम लिख लेते हैं खेल के संज्ञानात्मक रूप क्या है, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है एकांत खेल, समानांतर खेल, जुड़ा हुआ खेल, कोऑपरेटिव प्ले। बी है साथियों कार्यात्मक खेल, प्रत्यात्मक खेल, जुड़ा हुआ खेल, कोऑपरेटिव खेल। सी है कार्यात्मक खेल, प्रत्यात्मक खेल, निर्माण खेल, नियम के साथ खेल। डी है कार्यात्मक खेल, प्रत्यात्मक खेल, नियम के साथ खेल। तो एकांत खेल की यहाँ कोई बात ही नहीं, समानांतर खेल, तो ऐसे ही गलत हो गया। कार्यात्मक खेल, प्रत्यात्मक खेल, कोऑपरेटिव नहीं होगा साथियों, फिर नियम के साथ, बल्कि सबसे सटीक उत्तर क्या होगा हमारा, पहले कोई भी कार्यात्मक खेल होगा, फिर प्रतीकात्मक खेल होगा, फिर उसका निर्माण करेंगे, फिर उसको अपने नियम के द्वारा क्या करेंगे, उस चीज को हम खेलेंगे। हमारा सी ऑप्शन जो दिया सबसे सटीक उत्तर यही क्या होगा। एक खेल के संज्ञानात्मक रूप क्या क्या होता है, आप अच्छे जान लीजिए, कार्यात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, निर्माण खेल और नियम खेल। इसके साथ इसका एक रूप बनता है, एक लाइन चलती, जो कार्यात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, निर्माण खेल और नियम खेल। हमारा ऑप्शन सी जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उन कारकों में से एक जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। उन कारकों में से एक जो प्रभावित करते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। ऑप्शन ए दिया है पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी दिया है नई जानकारी के माध्यम से हमारे मौजूदा स्कीमा बदलना या उनका संशोधन करना। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है विचार के एक चरण से दूसरे चरण में जाना। ऑप्शन डी है नई सूचनाओं या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों का संशोधन करना। तो इसमें क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, तो इस चीज को हम क्या करें, स्कीमा को जानना है। पुराने इसमें क्या होती है, पुरानी जानकारी को नई जानकारी में लेकर उसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसको सीखता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। नई जानकारी माध्यम से ये विचार के एक चरण दूसरे चरण जाना, ये भी सही है नहीं है। अनुभवों परिणाम स्वरूप मौजूदा विचार नहीं होता, बल्कि क्या होता है पुराने स्कीमा में नई सूचनाओं को क्या होता है ग्रहण करना, उनको लेने की प्रक्रिया होती है। साथियों हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर सीखते हैं। तो सीखना हमारे लिए क्या होता है, अस्थायी होता है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मुमूर्षा क्या है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मुमूर्षा क्या है। ऑप्शन ए दिया है क्या ज्ञान का सिद्धांत है, क्या ज्ञान का उपयोग है, क्या ज्ञान की घटना है, कि ज्ञान का स्रोत है। तो ज्ञान मुमूर्षा क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। वो क्या होता है, ज्ञान का एक सिद्धांत होता है। इसमें अनेक प्रकार से इसके सीखने के, समझने के, तर्क वितर्क करने के इसके चरण बताए जाते हैं साथियों। और ज्ञान मुमूर्षा क्या होता है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज आसानी से इसमें सिद्धांत के द्वारा उसको सीखते हैं। तो ज्ञान का उपयोग नहीं है, ज्ञान की घटना भी नहीं है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह क्या है, ज्ञान का एक सिद्धांत है। क्या है ये, ज्ञान मुमूर्षा या एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान मुमूर्षा हमारी क्या है, ये ज्ञान का एक सिद्धांत है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है मूल्यांकन की होती है, ऑप्शन बी दिया है प्रशिक्षक की होती है, ऑप्शन सी दिया है व्याख्याता की होती है, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण में से क्या होता है, दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है साथियों, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या मूल्यांकन की होती है अध्यापक की मुख्य भूमिका, मूल्यांकन की होती है, बिल्कुल नहीं। व्याख्याता की होती है, ये भी नहीं, उपयुक्त में कोई, बल्कि वो एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है।
एक सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार संरचनावादी प्रगतिशील प्रगतिवादी कक्षा में एक अध्यापक क्या होता है, एक प्रशिक्षक के रूप में अपने क्रियाकलाप को करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि शिक्षक ये क्या होता है, सब सर्वश्रेष्ठ होता है एक प्रगतिशील प्रगतिवादी कक्षा में, सामाजिक संरचनावादी कक्षा में, इसलिए उसको प्रशिक्षक के रूप में हम जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने अमूर्त रूप से तर्क तथा समस्याओं का समाधान करने की योग्यता कहलाती है। जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने अमूर्त रूप से तथा तर्क तथा समस्याओं का समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है तरल बुद्धि, ऑप्शन बी दिया है ठोस बुद्धि, ऑप्शन सी दिया है संज्ञानात्मक बुद्धि, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने अमूर्त रूप से तर्क तथा संप्रत्यों का समाधान करने की योग्यता ये किस बुद्धि के अंतर्गत आती है, क्या तरल बुद्धि, क्या ठोस बुद्धि, क्या संज्ञानात्मक बुद्धि तो होगी नहीं, कोई नहीं, बात ही नहीं है। बाकी ये ठोस बुद्धि नहीं होगी, साथ ही बच्चों क्या होगा, ये तरल बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, ये कई खंडों में विभाजित होती है और इसमें जो होते हैं मतलब इनकी जो आनुवंशिकता निर्धारित होती है, बच्चे क्या होते हैं अपनी बुद्धि स्वरूप इसमें क्या होते हैं, जो थोड़ा कमजोर वर्ग से रहते हैं वो क्या करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें जितना सोचना होता है उतना उसको सोचते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अध्यापक किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन बी दिया है बाहरी वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया है अंतः बुद्धि, ऑप्शन डी दिया है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो एक अध्यापक किस तरह से बुद्धि का प्रयोग करता है, क्या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की बात करता है, क्या बाहरी बुद्धि, क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, क्या अस्तित्ववादी बुद्धि। तो साथियों शारीरिक बुद्धि को बात नहीं है, बाहरी बुद्धि बात नहीं है, क्योंकि अध्यापक है तो वो क्या करेगा, अंतः बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो हमारी होती है अंतर्वैयक्तिक, उससे क्या करेगा बच्चों को अप्रेरित करेगा, उनको कोई भी चीज अगर सिखाएगा तो क्या रहेंगे आंतरिक रूप से वो क्या करेंगे, अभी प्रेरित रहेंगे। तो अब प्रेरित रहेंगे, उनको सीखने में उनकी रुचि भी लगेगी और अच्छे से उस चीज को सीखेंगे। हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल व ठोस बुद्धि किसने दी। तरल व ठोस बुद्धि किसने दी थी। ऑप्शन ए दिया है कैटल एवं हार्न ने, ऑप्शन बी दिया है विने ने, ऑप्शन सी दिया स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी दिया है फिलिप ई वर्नॉन ने। तो इसमें तरल एवं ठोस बुद्धि किसने देते हैं, तो ये आपके कैटल एवं हार्न। तरल एवं ठोस बुद्धि किसने दिया, आपका बहुत ही फेमस इन्होंने बताया है जो बुद्धि तरल एवं ठोस बुद्धि खोज की, किसने, हमारे कैटल एवं हार्न ने तरल एवं ठोस बुद्धि की खोज की। ऑप्शन जो हमारा ए दिया है यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया है संदर्भ पर, ऑप्शन बी दिया बाह्य उद्दीपक पर, ऑप्शन सी दिया प्रशिक्षण पर, ऑप्शन डी दिया विकास के चरण पर। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो उनकी नैतिकता किस बात पर निर्भर करती है, तो हम अभी आपको बताए हैं कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई, उसके अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनका संदर्भ की कोई बात नहीं होगी, बाह्य उद्दीपक की, बल्कि वो चरण पर, उनके विकास के जो चरण हैं, विकास के चरण पर क्या होती है वो निर्भर करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी अवस्थाओं को पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और परंपरागत जो अवस्थाएं बताई है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, 2-2 क्या बताया, अवस्थाएं बताई है, 2-2 चरण बताए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन जो दिया विकास का चरण यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जा सकता है। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन ए दिया है तार्किक बुद्धि, ऑप्शन बी दिया है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया है मौखिक बुद्धि और ऑप्शन डी दिया है गतिक बुद्धि। तो गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है। गणित में क्या करते हैं बच्चे, तर्क वितर्क इत्यादि चीजें तो करते हैं, इसी के द्वारा क्या करते हैं वो अपनी समस्याओं को हल करते हैं। तो इसमें स्थानिक बुद्धि नहीं होगा, मौखिक बुद्धि नहीं होगा, गतिक भी नहीं होगा, बल्कि तार्किक बुद्धि क्या होती है, हमारी गणितीय क्षमताओं से जुड़ी होती है। बच्चा तर्क वितर्क इसमें करके अपनी समस्या जो भी रहती है, जो भी सवाल रहते है उसको क्या करता है, हल करता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, इसमें सही होगा। और ये किसके द्वारा दी गई है तार्किक बुद्धि स्थानिक बुद्धि, ये क्या हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था 1983 में, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, मुख्य बुद्धि 7 प्रकार की बताई, उसमें एक तार्किक बुद्धि भी उनकी गणितीय जिसमें शामिल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंटनर पैटर्सन पैमाना एक है। पिंटनर पैटर्सन पैमाना एक है क्या, शाब्दिक परीक्षण का, गैर शाब्दिक परीक्षण का, निष्पादन परीक्षण का
संस्कृति विशिष्ट परीक्षण का। तो पिंटर पैटर्न पैमाना एक क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है आपका परीक्षा में। ये क्या होता है, एक निष्पादन परीक्षण होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का निष्पादन परीक्षण होता है। इसमें बच्चे क्या होती है, जो भी उसकी रुचि क्षमताएं योग्यताएं होती हैं उसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। उसका निष्पादन, उसमें जो भी चीजें आती है उसको देखकर, ध्यान में रखकर उसको क्या किया जाता है, हमको देखा जाता है। और एक प्रकार किस क्या है, यह निष्पादन परीक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था को सही विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है पूछा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था है। बी है, किशोरावस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। सी है, किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। और डी क्या ऑप्शन दिया हमारा, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो किशोरावस्था के संदर्भ में देख लेते हैं क्या विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था जैसा कि आपको पता होगा, इसको क्या बताया है, एडोलसेंस जो अपनी पुस्तक स्टेनले हॉल की जो पुस्तक है, ये कितने से कितने वर्ष की चलती है, बहुत 13 से कहीं कहीं 18 दिया है, कहीं 12 से 18 दिया है, कहीं 13 से 19 दिया है। इसमें अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने क्रम बताए हैं। तो साथियों क्या होता है, एडोलसेंस ने इसको क्या कहा है, तो बहुत तूफान तनाव आदि चीजों की अवस्था बताया। क्या बताया, तूफान तनाव की अवस्था, इसको किसको बताया है, किशोरावस्था को बताया है। तो साथियों इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पूछा है, तो ये सब चीजें शामिल होती है। किशोरावस्था वैयक्तिक स्थिति दहलीज होती है वयस्कावस्था की, लेकिन इसका वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं होता। यही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही, नहीं पूछा तो यही क्या होगा हमारा डी ऑप्शन जो होगा यही सही होगा, किशोरावस्था वास्तविकता का समय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं। ऑप्शन ए दिया है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। ऑप्शन बी है, रटकर याद करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी है, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा। ऑप्शन डी है, सहयोगात्मक अवृत्ति। कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है पूछा है। तो आपको अच्छे से पता होगा साथियों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है। नहीं पूछा है तो रट कर याद करने की प्रवृत्ति। नहीं पूछा तो कौन सा होगा, रट कर याद करने प्रवृत्ति। यही क्या होता है, नहीं होता साथियों। हम मानसिक रूप से अगर किसी बच्चे का विकास करना है तो हमको उसको रट कर याद करना है, प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित नहीं करनी चाहिए। हमको उसको किसी भी चीज को अगर वो कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको समझ कर करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, अस्थायी होगा। हमारा नहीं पूछा तो बी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ऑप्शन ए दिया है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो इसमें 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। यह बात कही जाती है शैशवावस्था के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें इन्होंने इगोसेंट्रिज्म, जिसमें अहम केंद्रिता, जिन प्याजे ने अहम केंद्रिता बताई है, इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं में ही क्या करता है, स्वयं की ही चीजों को क्या मानता है, सही मानता है, और स्वयं के ही कार्यों को करना जानता है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा क्या सूर्य है, जब बच्चा चलता है तो उसको लगता है, जैसे जैसे चलता है इसको लगता है क्या सूर्य भी चल रहा है मेरे साथ। तो ऐसा क्या होता है, वही अहम केंद्रित जो होता है, वही एगोसेंट्रिज्म उसमें पाया जाता है। धीरे धीरे अपने परिवारों, अपने दोस्तों के साथ आते जाते उसको क्या होता है, जो अहम केंद्रिता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित, हमारा बी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर वही क्या होगा यहाँ पर सही हो, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। बी है, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा। सी है, यह समय बिताने में सहायक होगा। डी है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो सबसे ऑप्शन सही हमारा कौन सा लग रहा है साथियों, डी वाला ऑप्शन क्या करेगा, खेल के माध्यम से हम बच्चों में क्या होती है, एक सहयोगात्मक एवं शारीरिक संतुलन जो उसकी होती है उसका विकास होता है। बाकी शारीरिक रूप सशक्त बनाए ये सही है कुछ हद तक, लेकिन उससे सटीक उत्तर हमारा डी होगा। आसान करेगा, समय बिताएगा, सब चीजें नहीं होती, बल्कि यह क्या करेगा, एक बच्चे के अंदर खेल की भावना, मतलब सहयोगात्मक रूप से खेल की भावना भी जागृत होगी, और शारीरिक रूप से क्या होगा, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होगा तो मानसिक आदि चीजों से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया है इस क्रम में यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, वह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है।
निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है विद्यालय का वातावरण, बी दिया है परिवार का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण, डी है सांस्कृतिक वातावरण। तो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसमें क्या बौद्धिक वातावरण की बात करता है तो ये परिवार की बात नहीं कर रहा है, पास पड़ोस की, सांस्कृतिक, बल्कि हमारे विद्यालय के वातावरण की बात कर रहा है। क्योंकि बच्चे का बौद्धिक विकास क्या होता है, हमारे विद्यालय में क्या होता है, बच्चे को वहां पर जाएंगे अपनी पठन पाठचर्या करने, तो उनका क्या होगा, अच्छे से उनका क्या होगा, विकास होगा, और कोई भी चीज क्या होंगे वो आसानी से सीखेंगे। इसलिए विद्यालय क्या होता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, उनकी उत्तरदायित्व होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है बौद्धिक विकास तथा वातावरण में उनकी भूमिका को लेकर। तो विद्यालय का वातावरण हमारा ए ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि क्या है? अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए दिया है एकतंत्री, ऑप्शन बी दिया अनुज्ञात्मक, ऑप्शन सी दिया प्रजातांत्रिक, ऑप्शन डी है नियंत्रक। तो इसमें अभिभावकों के अध्यापकों के द्वारा किशोर की व्यवहार सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो इसमें एक तंत्री की बात ही नहीं, अनुज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि अभिभावक और अध्यापक कहाँ प्रजातंत्र तो होते हैं साथियों, एक कक्षा क्या होती है प्रजातंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे सी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्वलन, अनुक्रिया का पुनर्वलन क्या होना चाहिए? अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि क्या दिया है, अनुक्रिया का पुनर्वलन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, ऑप्शन बी है अनुक्रिया के पहले होना चाहिए न कि बाद में, ऑप्शन सी है अधिकतम बलशाली होना चाहिए, ऑप्शन डी है इसमें सही अनुक्रिया को पुरस्कृत व गलत अनुक्रियाओं को दंडित साथ साथ किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका प्रश्न क्या पूछा साथियों, अधिकतम प्रभाविता के लिए आवश्यक अनुक्रिया का पुनर्वलन क्या होना चाहिए? तो इसमें अनुक्रिया गलत सही की बात नहीं होती साथियों, अधिकतम बलशाली ये भी नहीं चाहिए, अनुक्रिया के पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। अधिकतम व प्रभाविता के लिए आवश्यक है अनुक्रिया का पुनर्वलन अनुक्रिया के तुरंत पश्चात अर्थात कहें तो बाद में होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हमारा दिया है क्या होगा सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की एक इकाई में होगा, शिक्षण की एक इकाई में क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ए दिया है केवल एक अध्याय, ऑप्शन बी है केवल एक संकल्पना, ऑप्शन सी है अनेक अध्याय, ऑप्शन डी है केवल एक संकल्पना वाला एवं अध्याय वाला। तो इसमें ऑप्शन देख लेते, शिक्षण की एक इकाई में क्या होगा? ऑप्शन ए दिया केवल एक अध्याय, केवल एक अध्याय की बात नहीं होगी साथियों, अनेक अध्याय नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण की इकाई में अगर बात करेंगे इसमें केवल एक संकल्पना होती है। क्या होती है? केवल एक संकल्पना इसमें समाहित होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो बी ऑप्शन दिया है क्या होगा यहाँ पर साथियों सही होगा, क्या होता है केवल एक संकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए दिया है ऑस्वेल को, ऑप्शन बी दिया है हिल्डा ताबा को, ऑप्शन सी दिया है पियाजे को, ऑप्शन डी दिया है गिलफोर्ड को। तो पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय आपको किसको जाता है? ये साथियों जाता है हिल्डा ताबा। हिल्डा ताबा क्या थी? एक एस्टोनियन शिक्षिका थी। क्या थी? एक एस्टोनियन एस्टोनियन शिक्षिका थी। तो पाठचर्या प्रतिमान, पाठचर्या की देन या पाठचर्या प्रतिमान देने का इनको क्या कहा जाता है? पाठचर्या प्रतिपादक भी इनको कहा जाता है। किसको? हिल्डा ताबा जो हमारी थी इन्हीं को कहा जाता है। ये क्या है? एक शिक्षिका थी जिन्होंने पाठचर्या प्रतिमान प्रस्तुत किया था। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्लो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है? मैस्लो का जो सिद्धांत है क्या है? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है उसमें कौन सी आवश्यकता निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिया है सम्मान संबंधी आवश्यकता, बी है ज्ञानात्मक आवश्यकता, सी है सौंदर्यपरक आवश्यकता और डी है प्रेम और आत्मीयता। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारी सही होती हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? सम्मान संबंधी आवश्यकता की बात की है, ज्ञानात्मक आवश्यकता नहीं बताया इन्होंने, सौंदर्यपरक नहीं बताया, प्रेम और आत्मसिद्धि इसको बताया इन्होंने, क्या बताया? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं बताए हैं। तो ये सब चीजें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन जो होगा वही सही होगा साथियों, बाकी ये सब इन्होंने बात नहीं की है। तो देख लेते हैं कि इस ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो दिया है इसी में आपका क्या दिया? पहला और चौथा दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही जो दिया सी ऑप्शन ही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर
किसमें नहीं किया जाता है? समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है उच्चारण में, ऑप्शन बी दिया ग्रेड प्रदान करने में, ऑप्शन सी दिया अगले ग्रेड में कक्षोन्नति में, ऑप्शन डी दिया है वर्गीकरण करने में। इसमें क्या होता है? समग्र मूल्यांकन का उपयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता? आपका उपचारण जो दिया है इसमें क्या होता है? नहीं किया। ऑप्शन ए जो दिया है क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या सही होगा? यदि कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों का मंद बुद्धि होना, ऑप्शन बी दिया अभिभावकों की लापरवाही, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया अवरोध रहित नीति, ऑप्शन डी सतह एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग। तो यदि कहा जाए कक्षा 7 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? क्या विद्यार्थियों का मंद बुद्धि होना होगा? ये तो नहीं होगा साथियों। अभिभावकों की लापरवाही अवरोध नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? सतत नहीं सतत होगा साथियों। यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो हमारा होता है, मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग, यही क्या होगा? हमारा चौथा ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा, उसको देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान के प्रयोग को क्या कहते हैं? शैक्षिक तकनीक में मनोविज्ञान के प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है नरम उपागम, ऑप्शन बी दिया है कठोर उपागम, ऑप्शन सी दिया है शिक्षा शास्त्री उपागम, ऑप्शन डी दिया प्रणाली विश्लेषण। तो शैक्षिक तकनीक की अगर बात करते हैं तो उसको मनोविज्ञान क्या कहते हैं साथियों? इसको नरम उपागम, नरम या सरल उपागम के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। ऑप्शन ए हमारा जो दिया है यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जाती है, किस प्रकार की जाती है? लब्ध व्यक्तियों के भाषणों से, बी है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, सी है प्रासंगिक साहित्य से, डी है शिक्षण के अनुकरणीय व्यक्तित्व से। तो विद्यार्थियों में अगर नैतिक मूल्य की श्रेष्ठतम, अगर हम श्रेष्ठ देखना स्थापना की जानी है तो लब्ध व्यक्तियों की बात नहीं, पाठ्य सहगामी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चों की बात करता है। तो इसमें क्या होगा? शिक्षण के अनुकरणीय व्यक्तित्व से, जो शिक्षण का पाठ चलेगा हमारा शिक्षक हो उसके अनुकरणीय व्यक्तित्व से क्या होगा? उसके अंदर श्रेष्ठतम मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसाओं के अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसके बाद दिया है कैब जो हमारा था कोठारी कमीशन 1964, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रूपरेखा 1988 क्या इसके अंतर्गत? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आता है? ये क्या होती है? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 होती है। इसकी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारा क्या होता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में क्या होता है? आता है। ऑप्शन ए हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्पना कार्यवाही के रूप में प्रारंभ, उसी समय क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संकल्पना पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान तीव्र प्रौद्योगिकी विकास काल में सबसे बड़ा अवांतर प्रभाव होगा। वर्तमान तीव्र प्रौद्योगिकी विकास काल में सबसे बड़ा अवांतर प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है शिक्षकों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष प्रखर होंगे, ऑप्शन सी अधिगम सुगमतर होगा, ऑप्शन डी है नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। तो वर्तमान क्या पूछा है? तीव्र प्रौद्योगिकी विकास काल में सबसे बड़ा अवांतर प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ा अवांतर प्रभाव क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन शिक्षकों की भूमिका समाप्त, ये बात नहीं साथियों। कक्षा कक्षा में प्रखर होंगे ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उनके नैतिक मूल्य, जो नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं उसका क्या होगा? उनमें अवरोध होगा, ह्रास उत्पन्न होगा। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक को नया उपविषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षक को नया उपविषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है शिक्षक स्वयं के अनुभवों से, बी है शिक्षार्थियों में उपलब्ध कुछ रुचियों से, सी है विषय के सिंहावलोकन से, डी है विषय के महत्व की व्याख्या से। तो महत्व की व्याख्या की कोई बात ही नहीं, तो ऐसे कर गया। बाकी सिंहावलोकन ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं साथियों। फिर क्या? शिक्षक स्वयं नहीं होगा, बल्कि शिक्षार्थियों में उपलब्ध जो उनकी रुचि क्षमता योग्यताएं होती है उसके आधार पर हम उसमें उप विषय या पाठ को आरंभ
कर सकते हैं। उनकी रुचि क्षमता जब योग्यताओं के बारे में जानेंगे तो क्या होगी, उस चीज को किसी भी पाठ्यक्रम किसी भी विषय को क्या कर सकते हैं, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथियों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो दिया हमारा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति माप मूल्य नहीं बिंदु को दर्शाता है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं बिल्कुल बिंदु को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है मध्यमान, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक, ऑप्शन डी है औसत। तो हमारा क्या होता है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य नहीं है, वो केवल बिंदु, बिंदु कौन दर्शाता है, हमारी माध्यिका जो होती है क्या होती है, केवल उस बिंदु को दर्शाती है, न कि प्रवृत्ति के माप जो मूल्य होते हैं उसको दर्शाती है। ये क्या करती है, जो बिंदु होते हैं उसको ये दर्शाती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो सामान्य समूह में मध्य में कितने प्रतिशत बच्चे आएंगे? यदि विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो सामान्य समूह की बात करता है साथियों, सामान्य समूह में के मध्य में, सामान्य समूह के मध्य में कितने परसेंट बच्चे आएंगे? ऑप्शन ए 33.33%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 68.26%। तो उसमें कितने बच्चे आएंगे, आपका जो 68.26% है इतने बच्चे क्या होंगे, सामान्य समूह के मध्य में आएंगे। हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है जो, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है जो, ऑप्शन ए है शैक्षिक प्रशासन को समझता है और उसके सिद्धांतों को अक्षरशः लागू करता है, ऑप्शन बी है अनुशासनहीनता को सहन नहीं करता है, ऑप्शन सी है लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूरे कार्य करता है, ऑप्शन डी हमारा क्या साथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके कार्यकलापों में स्वतंत्रता, उनके क्रियाकलापों में स्वतंत्रता देता है। तो एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान कौन होता है, जो क्या करता है, लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार साथ सहयोग पूर्वात्मक कार्य को करता है। हमारा सी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा सबसे सटीक उत्तर कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगति के अन्वीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका क्या होता है? प्रगति के अन्वीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है वरिष्ठों द्वारा अन्वीक्षण, ऑप्शन बी है स्व अन्वीक्षण, ऑप्शन सी है सहकर्मियों द्वारा अन्वीक्षण, ऑप्शन डी है समाज द्वारा अन्वीक्षण। तो एक प्रगति के अन्वीक्षण की क्या होती है, श्रेष्ठतम तरीका क्या होता है, जब वो स्वयं अन्वीक्षण जो उसका होता है वही क्या होगा, बी ऑप्शन जो दिया है स्वयं से कोई कार्य करेगा, स्वयं अन्वीक्षण जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? ऑप्शन ए दिया है विद्यालय मुख्याध्यापक का, ऑप्शन बी दिया है विद्यालय प्रबंधन समिति का, ऑप्शन सी है खंड शिक्षा अधिकारी का, ऑप्शन डी है समूह स्रोत। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य आरटीई 2009 किसका होता है? ये समूह व्यक्तित्व नहीं होती है, खंड शिक्षा नहीं होती मुख्य, बल्कि क्या होती है विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति इसको क्या करती है, निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थी, छठी से आठवीं कक्षा तक विद्यालय के लिए पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या कितनी होगी? छठी से आठवीं तक की बात करता है, विद्यालय के लिए पूर्णकालिक मुख्याध्यापक की क्या होता है उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 80 से अधिक, ऑप्शन बी दिया 100 से अधिक, ऑप्शन डी सी दिया 120 से अधिक, ऑप्शन डी दिया 130 से अधिक। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा मिलेंगे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 के अनुसार छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पूर्णकालिक कितना होता है, उसमें 100 से अधिक बच्चों की वो बात करता है। कितना? हमारा जो बी ऑप्शन कौन सा होगा, 100 से अधिक वाला वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय के संदर्भ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है। विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय? ऑप्शन ए दिया है शिक्षकों की कार्यदक्षता का सतत अन्वीक्षण, ऑप्शन बी दिया है मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न फैलाना, ऑप्शन सी दिया है बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, डी अध्यापक को माता पिता और विद्यालय अधिकारी, इसकी बात ही नहीं करता क्योंकि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है साथियों। तो कार्यदक्षता ये सब अन्वीक्षण ये सब नहीं होगा, बल्कि सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, बालक अधिगम के पाठचर्या और सह पाठचर्या, इसमें दोनों विकास दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर क्या होता है सतत एवं व्यापक की
प्रक्रिया हमारी जो सी ऑप्शन दिया वही क्या होगी यहाँ पर चलती है, तो हमारा ऑप्शन सी जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगी है। विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक किस पे लगी है? बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा, डी है आरटीई 2009 द्वारा। तो हम पहले बताएं आरटीई 2009 के धारा 17(1) के तहत क्या है, दंड को क्या किया है, रोक लगा दी गई। दंड को क्या किया गया है, रोक लगा दी गई। तो हमारा ऑप्शन डी जो दिया है साथियों यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। क्या आरटीई 2009 के अंतर्गत धारा 17(1) के अंतर्गत बच्चों को क्या गया, मानसिक और शारीरिक रूप से उनको दंड करना क्या अपराध माना गया है। हमारा जो ऑप्शन डी होगा वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेचित शिक्षा शास्त्र के लिए अपरिहार्य नहीं है। विवेचित शिक्षा शास्त्र के लिए अपरिहार्य नहीं है, क्या है? ये दिया है सामाजिक मामलों में विविध विचारों की स्वीकृति, बी है अनुकरण हेतु आदर्श व्यक्तित्व की प्रवृत्ता, सी है लोकतंत्र जीवनचर्या के रूप में, डी है खुली चर्चा द्वारा सामूहिक निर्णय लेना। आप देख लेते हैं विवेचित शिक्षा की बात करता है, शास्त्र के लिए अपरिहार्य नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है सामाजिक मामलों में विविध विचारों, ये सही है साथियों। लोकतंत्र जीवन सही है, बल्कि उसमें क्या होता है अनुकरण हेतु आदर्श व्यक्तित्व की प्रवृत्ता, हमारा जो बी ऑप्शन होगा नहीं पूछा तो यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब, बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब। ऑप्शन ए दिया है शैक्षिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, ऑप्शन बी है विषय वस्तु समझने में बहुत सरल होती है, ऑप्शन सी है अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष क्रियाएं बच्चों के अपने अनुभवों के निकट संबंध रखती है। तो कक्षा कक्ष, बच्चे के कक्षा कक्ष में सबसे अधिक रुचि कब होगी? जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य करेगा। अगर कार्य करेगा तो उसमें क्या होगी, उसकी रुचि क्षमता भी उसमें क्या होगी, और उसको तर्क वितर्क करेगा तो सबसे अधिक क्या सही होगा? बच्चा खुद से क्रिया करेगा तो उसमें अनुभव के उस पर शामिल होगी, उसकी रुचियां उस पर शामिल होंगी। हमारा डी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पद अवधारणा निर्माण क्रम पहले आता है? निम्नांकित में से कौन सा पद अवधारणा निर्माण क्रम पहले आता है? ऑप्शन ए दिया है सारांशीकरण, बी दिया है अनुभूतिकरण, सी दिया है अंतरीकरण, डी दिया है सामान्यीकरण। तो कौन सा पद अवधारणा निर्माण क्रम में पहले आता है? पहले क्या आता है, किसी चीज की अनुभूति की जाती है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन बी जो दिया है अनुभूति की बात करता है, यही हमारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? ऑप्शन ए दिया है कानूनी अधिकार के लिए, ऑप्शन बी दिया व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के लिए, ऑप्शन सी दिया लोकप्रियता और प्रभाव, डी दिया प्रौढ़ता स्तर। तो विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? तो व्यक्तित्व सत्यनिष्ठा और सद्भाव जो होता है साथियों, हमारा जो बी ऑप्शन होगा सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, उसकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और उसमें जो सद्भाव होंगे, जो अच्छे गुण होंगे, उसी के कारण क्या होता है उसको आदर सम्मान आदि चीजें प्राप्त होती है। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक गतिशीलता किसे बढ़ावा नहीं देती है? सामाजिक गतिशीलता किसे बढ़ावा नहीं देती? ऑप्शन ए दिया है सुयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद से, बी है कल्याण एवं प्रसन्नता से, सी है अभिमान और वर्गदंभ से, डी है कुसमायोजन। कुसमायोजन नहीं होगा साथियों, सुयोग्य नहीं होगा, योग्य होगा, कल्याण प्रसन्न, बल्कि क्या होगा अभिमान और वर्गदंभ से क्या होता है उसके अंदर गतिशील को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही पूछा तो साथियों क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होता है, यहाँ गलत था यही हमारा, तो यहाँ पर सही होगा साथियों, बाकी सब आपके सही। तो अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है बालक के पूर्व अनुभव और परीक्षा परिणाम पर, बालक की रुचियां आकांक्षाएं और अन्य गुण पर, अभिभावकों का धर्म जाति और सामाजिक स्तर पर। अभिभावकों की आकांक्षाएं अभिभावक की शामिल रहेंगी, अन्य गुण बच्चों की रुचियां, बल्कि इसमें क्या होगा अभिभावकों का धर्म जाति इन सब चीजों से उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। अगर हम पठन पाठचर्या का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, तो नहीं पूछा साथियों, हमारा सी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा मुख्य विचार बिंदु नहीं था जब रविन्द्रनाथ टैगोर एक वैश्विक विश्वविद्यालय विश्व भारती को संकल्पित कर रहे थे? निम्नांकित में से कौन सा एक मुख्य विचार बिंदु नहीं था जब क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर एक वैश्विक विश्वविद्यालय विश्व भारती को क्या कर रहे थे, संकल्पित कर रहे थे? ऑप्शन ए दिया है आक्रामक राष्ट्रीयता से परे जाना, सभी राष्ट्रों से मित्रता बनाना,
पूर्व व पश्चिम के मध्य सहयोग पर जोर देना, या डी प्राचीन। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया पूर्व व पश्चिम की बात इन्होंने की साथियों, पूर्व पश्चिम के मध्य सहयोग देना, उस समय यही था जो विश्वविद्यालय विश्व भारती आए थे, यही क्या था उस पर जोर संकल्पित कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी समय सारणी निम्नलिखित में से क्या अवांछनीय है? एक अच्छी समय सारणी निम्नलिखित में से क्या अवांछनीय? ऑप्शन ए दिया है शिक्षकों को योग्यता अनुसार विषय देना, ऑप्शन बी है शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए निश्चित समय और स्थान का आवंटन, ऑप्शन सी उपकरणों का प्रयोग के अवसर, ऑप्शन डी है दोनों छोटे और बड़ों कालांश। तो इसमें क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन जो होगा, दोनों छोटे और बड़े क्या होते हैं कालांश जो निर्धारित किया तो वही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है साथियों? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तित्व मापन सूचियां, बी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी है रोसा शाही धब्बा परीक्षण, डी है थैमेटिक। तो ये सब क्या है व्यक्तित्व से शामिल है साथियों, व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। कौन सा हमारा, ये व्यक्तित्व मापन सूचियां जो होती हैं ये सब क्या होती है इसमें शामिल नहीं होती। शामिल हमारा ऑप्शन जो ए दिया है साथियों यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे। न्यूनतम अधिगम स्तर MLL स्थापित किए गए थे समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु, बी है प्रत्येक बालक को कक्षा उत्तीर्ण करने में सहायक हेतु, सी है अभिभावकों को बच्चे के अधिगम स्तरों की जानकारी हेतु, ऑप्शन डी है शिक्षकों का कार्यबोझ। जो ML आया था हमारा MLL, ये क्या था साथियों, समता और गुणवत्ता की, जो कक्षा कक्ष में समता और गुणवत्ता निर्धारित किए गए थे उसके स्थापना की न्यूनतम अधिगम, यही हमारा ऑप्शन जो ए दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन ए जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रिम पंक्ति पाठ्यक्रम में शिक्षक किस भूमिका में होता है? अग्रिम पंक्ति पाठ्यक्रम में शिक्षक किस भूमिका, ऑप्शन ए दिया शैक्षिक नेता, ऑप्शन दिया प्रगति निर्धारक, ऑप्शन सी दिया तटस्थ व्यक्ति, ऑप्शन डी दिया सह-अध्येता। तो अग्रिम अगर पंक्ति की बात करें तो उसमें शिक्षक पाठ्यक्रम क्या होता है, वो शैक्षिक नेता के रूप में होता है। कक्षा कक्ष में क्या होता है, वो शैक्षिक नेता के रूप में होता है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है, क्या प्रमुख कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में से वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं? क्या प्रमुख कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों वांछित परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये दिया है शिक्षक कम संख्या में है, बी है निरीक्षण और पर्यवेक्षण कमजोर है, सी है गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो रहा है, डी है बच्चे अभावग्रस्त प्रवेश से आते हैं। तो ये सब उसकी बातें करते साथियों, लेकिन बात कौन से अच्छी परिणाम उपलब्ध नहीं है, तो उसमें क्या होता है गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण क्या हो रहा है। हमारा जो सी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा यहाँ पर, नहीं पूछा तो यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा साथियों, जो सी ऑप्शन गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो पा रहा है। तो साथियों ये थे हमारे 50 प्रश्न जो अभी क्या हुए कंप्लीट हुए। साथियों आप इसको जरूर देख के जाइए क्योंकि इसमें से काफी प्रश्न आपको CDP शिक्षण मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों एकदम लगे रहिए, ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, हमारी टीम आप लिए दिन प्रतिदिन लगी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।